पश्चिमी समाजशास्त्री इमानुएल दुर्खिम के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में जैसा कि हमने कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ा था और समाजशास्त्र के संदर्भ के बारे में जाना था कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके जनक कौन थे, कार्ल मार्क्स की जीवनी क्या थी। इसी प्रकार से आज हम वेस्टर्न सोशोलॉजिस्ट इमानुएल दुर्खिम के बारे में पढ़ेंगे। यह पार्ट हमारा समाज का बोध अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी बुक का चैप्टर 4 है। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर कोरोना से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन शो किए जा रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि सभी बच्चे, आप सभी बहुत इंटेलिजेंट हैं और इन सभी इंस्ट्रक्शन को आप बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे अपनी डेली लाइफ में। बार बार हाथ को धोते रहें, बिना मास्क बाहर ना जाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, सार्वजनिक स्थानों पर थूके नहीं। इस ऑनलाइन कक्षा में जुटाई गई संबंधित संपूर्ण जानकारी गूगल एनसीईआरटी पुस्तक, सहायक सामग्री, शिक्षा विभाग द्वारा संचालित चलचित्र व अन्य कई पुस्तकों के द्वारा इकट्ठी की गई है, जिसके लिए मैं उन सभी का धन्यवाद करती हूँ। पद्मा, पीजीटी सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मुबारकपुर, डबास। इस कक्षा में प्रयुक्त शब्द जाति, धर्म, रंग, अमीर गरीब, ऊंच नीच, क्षेत्रवाद, भाषा आदि का प्रयोग विशेष तौर पर विषय को समझाने के लिए प्रयुक्त किया गया है। ये किसी प्रकार से किसी भी जाति, धर्म, रंग भेद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, ऊंच नीच आदि को बढ़ावा या विशेष दर्जा नहीं देता है। चलिए, आज हम हमारी जो कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषय हैं उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। आज हम जानेंगे इमानुएल दुर्खिम की जीवनी, लाइफ स्केच ऑफ इमानुएल दुर्खिम। दुर्खिम की प्रमुख कृतियाँ, मेन वर्क्स ऑफ दुर्खिम। दुर्खिम की दृष्टि में समाजशास्त्र, दुर्खिम विजन ऑफ सोशियोलॉजी, सामाजिक तथ्य, द सोशल फैक्ट्स, सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा, द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, सामाजिक तत्वों का अध्ययन कैसे करें, हाउ टू स्टडी सोशल फैक्ट्स, समाज में श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्साइंस। इमानुएल दुर्खिम जो हैं, सबसे पहले हम उनके बारे में जानते हैं कि इमानुएल दुर्खिम जो हैं कॉम्ट के जो उत्तराधिकारी हैं वो इमानुएल दुर्खिम को जाना जाता है और उसके लिए वो बहुत ही लोकप्रिय हुए। जैसे कि हम सभी जानते हैं, फ्रांस में समाजशास्त्र की नींव डालने का जो काम किया था वो कॉम्ट ने किया था, लेकिन इसकी जो वैज्ञानिक संरचना को दृढ़ बनाने का, अच्छा करने का जो कार्य किया था वो दुर्खिम ने किया था। दुर्खिम ने वे सामाजिक अध्ययन में निरीक्षण, परीक्षण तथा वर्गीकरण पर अत्यधिक बल दिया। इन्होंने भी क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जागृत रखने का प्रयास किया। दुर्खिम जो है वास्तविक तथ्यों का संकलन करना, जो वास्तविक तथ्य हैं किसी घटना के या किसी सामाजिक अध्ययन करते हुए वास्तविक तथ्यों पर अधिक प्रकाश डालने के लिए और उसे अनिवार्य करने के लिए अधिक महत्व दिया। मनुष्य तथा उसके समस्त क्रियाकलाप का निर्धारक जो है वो समाज ही है, ये इमानुएल दुर्खिम का मानना है। कहीं ना कहीं हर जो भी क्रियाकलाप होता है उसमें समाज जो है वो सम्मिलित होता है। समाज जो है वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष तौर पर या अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़ा हुआ होता है। समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में विकसित करने में दुर्खिम का बहुत ही बड़ा योगदान है। उन्होंने वैज्ञानिक पद्धतियों को किस प्रकार से प्रयोग किया जाए उसके लिए नियम और पद्धति जो थी वो तय की। चलिए, अब हम जानते हैं इमानुएल दुर्खिम का जो जीवनी है, लाइफ स्केच। इमानुएल दुर्खिम का जन्म 15 अप्रैल 1858 को फ्रांस के एपिनल नामक स्थान में यहूदियों के पुरोहित परिवार में हुआ। परिवार की धार्मिक पृष्ठभूमि के कारण दुर्खिम के जीवन में धर्म और नैतिकता का सदैव उच्च स्थान रहा। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने पेरिस में की। उसके बाद उच्च अध्ययन के लिए वो जर्मनी गए। वहाँ पर उन्होंने लोक मनोविज्ञान, सांस्कृतिक मानवशास्त्र, अर्थशास्त्र ऐसे विषयों पर गहन अध्ययन किया। जर्मनी के बोर्डियक्स विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान के प्रोफेसर एस्पिनोज से जो हमारे इमानुएल दुर्खिम थे वो बहुत ही प्रभावित हुए। इसी विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्यापन कार्य शुरू किया, यानी कि वहाँ पर वो जो है प्रोफेसर का कार्य करने लगे। पेरिस विश्वविद्यालय से अपनी पुस्तक श्रम विभाजन, द डिवीजन ऑफ लेबर पर उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि सन 1893 में प्राप्त की और इसके बाद उन्होंने वहीं पर अपना अध्ययन कार्य शुरू कर दिया। 1913 में समाजशास्त्र तथा शिक्षाशास्त्र और 1913 में समाजशास्त्र और शिक्षाशास्त्र दोनों का अध्ययन कार्य किया।
सन 1898 में उन्होंने एक समाजशास्त्रीय नामक पत्रिका का प्रकाशन व संपादन किया, जो फ्रांस भाषा में किया गया था। इस पत्रिका के माध्यम से दुर्खिम के विचारों जो उनके विचार थे वो बहुत ही फेमस हुए। दिसंबर 1916 में बीमार होने के बाद भी 1917 में नीति शास्त्र पर अपनी पुस्तक लिखने के लिए गए फाउंटेनब्लेau, और जो इनकी मृत्यु थी वो 15 नवंबर 1917 को इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद है दुर्खिम की प्रमुख कृतियाँ। दुर्खिम की प्रमुख कृतियाँ जैसे आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आपको बता देती हूँ बेटा कि जो दुर्खिम की प्रमुख कृतियाँ, ये जो जितनी भी कृतियाँ थी वो ग्रंथ फ्रांसीसी भाषा में लिखे गए, परंतु आज इन सभी ग्रंथों का संसार में अनेक भाषाओं में अनुवाद जो है वो मिल जाता है। तो इसकी जो पहली थी, जिसके लिए इनको डॉक्टरेट उपाधि प्राप्त हुई, द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जो पेरिस में 1893 में इन्होंने सबसे पहले लिखी थी, और इसी के लिए इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई थी। इस पुस्तक में श्रम विभाजन के परिणामों की विवेचना की गई है। प्रथम खंड में श्रम विभाजन के कार्यों तथा कार्यों की विस्तृत व्याख्या की गई है। दूसरे खंड में श्रम विभाजन की प्रकृति और कारणों का विश्लेषण किया गया है। दूसरी बुक है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, जो पेरिस में ही 1895 में लिखी थी इन्होंने। समाजशास्त्री अध्ययन की पद्धतियों के नियम व क्षेत्र का वर्णन जो है इसमें मिलता है। समाजशास्त्र स्वतंत्र विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित किया। इस पुस्तक में उन्होंने समाजशास्त्र को स्वतंत्र विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित किया है। समाजशास्त्र अध्ययन की पद्धति का क्षेत्र का वर्णन किया है। सामाजिक घटनाओं के समस्त अध्ययन को जो है एक वस्तुनिष्ठ तथ्य पर आधारित होना चाहिए। दुर्खिम का मानना है कि समाजशास्त्र भी अन्य विज्ञानों की तरह ही है, और इस कारण उस प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए जो अध्ययन कार्य है वो भी वैज्ञानिक प्रणाली के आधार पर ही होना चाहिए। सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते समय पूर्ण रूप से वस्तुनिष्ठ तथ्यों पर रहकर कल्पना, पूर्वानुमान, ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए, यानी कि वैज्ञानिक मेथड के थ्रू जो है किसी भी घटना का अध्ययन किया जाना चाहिए तथा तथ्यों के कार्य कारण कॉज एंड इफेक्ट संबंधी जो है वो व्याख्या करनी चाहिए। अगली पुस्तक है हमारी स्टडी इन सोशियोलॉजी, पेरिस में ही 1897 में। इसमें आत्महत्या के संबंध में उन सामाजिक प्रक्रियाओं, कारकों आदि को जो प्रभाव है और उसका विश्लेषण एवं उसका निरूपण जो है उसकी विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की है। इस ग्रंथ का जो उद्देश्य था सामाजिक प्रक्रियाओं, कारकों, प्रभाव को और विश्लेषण का निरूपण, जिनके जो कारण हैं आत्महत्या घटित होती है। इनका मानना है इसमें दुर्खिम जो है वो ये साबित करना चाहते थे इस पुस्तक के द्वारा कि आत्महत्या एक व्यक्तिगत घटना नहीं होती है, निश्चित रूप से एक सामाजिक घटना है। ये सामाजिक घटना इस अर्थ में है कि आत्महत्या तभी होती है जबकि आत्महत्या करने वाले व्यक्ति का सामूहिक जीवन अव्यवस्थित हो जाता है या उस पर ऐसे सामाजिक प्रभाव या दबाव क्रियाशील होते हैं जो उसकी सामूहिक या सामाजिक जीवन को व्यतीत कर देते हैं। जब वो समाज से परेशान हो जाता है या प्रेशराइज हो जाता है तब वो ऐसी सिचुएशन में आत्महत्या करता है। तो जो दुर्खिम है उनका ये मानना है कि वो कहीं ना कहीं समाज से ही प्रभावित होता है, ये कोई व्यक्तिगत निर्णय नहीं होता। नेक्स्ट बुक हमारी द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, पेरिस में 1912 में। इसमें जो है जो हमारे दुर्खिम है इस पुस्तक में उन्होंने धर्म के विशुद्ध समाजशास्त्रीय सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। धर्म की प्रकृति, उत्पत्ति के कारण, प्रभावों आदि की अत्यधिक विस्तृत तथा सूक्ष्म व्याख्या की है। उनका ये कहना है कि धर्मों की उत्पत्ति का प्रमुख स्रोत समाज तथा केवल समाज ही है। धर्म के सामाजिक सिद्धांत को दुर्खिम जो है वो उनके सिद्धांतों का जो है खंडन करते हैं, वो उन चीज़ों को नहीं मानते। धर्म संबंधी अपने सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए दुर्खिम का ये भी कहना है कि धर्म पूर्ण रूप से एक सामाजिक तथ्य या सामाजिक घटना है। वह इस अर्थ में नैतिक रूप से सामूहिक चेतना का प्रतीक ही धर्म है। इस संबंध में दुर्खिम का ये भी कहना है कि समाज ही वास्तविक देवता है, यानी कि समाज ही बिगाड़ सकता है और समाज ही बना सकता है।
इसके अलावा दुर्खिम ने ये कुछ कृतियाँ और लिखी हैं, रचनाएं सोशियोलॉजी ऑफ फिलॉसफी पेरिस 1924 में और द मोरल एजुकेशन पेरिस 1925 में। अब हम जानेंगे दुर्खिम की दृष्टि में समाजशास्त्र, दुर्खाइम विजन ऑफ सोशियोलॉजी। दुर्खिम का जो नाम था काउंट के उत्तराधिकारी के नाम से लोकप्रिय था, ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई थी। दुर्खिम ने समाजशास्त्र को एक विज्ञान मानने पर अधिक बल दिया। समाजशास्त्रीय प्रत्यक्षवाद या वैज्ञानिक पद्धति को अपने ढंग से विकसित करने में उनका बहुत अधिक योगदान है। प्रोफेसर बोगार्ड्स हैं, उनका ये कहना है कि दुर्खिम एक प्रत्यक्षवादी विचारक थे। सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन में प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धतियों का उपयोग किया जाना चाहिए। दुर्खिम ने समाजशास्त्रीय प्रत्यक्षवाद की शुरुआत की और समाजशास्त्र की प्रकृति और उनके क्षेत्र को निर्धारित करने पर विशेष बल दिया। समाजशास्त्र को एक पृथक शास्त्र के रूप में प्रतिष्ठित करने में दुर्खाइम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका ये मानना था कि जो चीज़ें जिस तरीके से विज्ञान में होती है उसी प्रकार से अगर समाजशास्त्र का अध्ययन करना चाहते हो तो वैज्ञानिक पद्धतियों की अति आवश्यकता है। फिर वैज्ञानिक विधियों या पद्धतियों का दृढ़ता से अनुसरण ना करें बल्कि समाजशास्त्र ही प्रत्यक्षवाद है। इसके अंतर्गत निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग तथा वर्गीकरण की वैज्ञानिक कार्यप्रणाली को दृढ़ता से अपनाया जाता है। बोगार्ड्स ने दुर्खिम के समाजशास्त्रीय प्रत्यक्षवाद को बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है कि अपने पद्धति शास्त्र में दुर्खिम इस बात पर बल देते हैं कि भावना से संबंधित सभी विचारों से दूर रहा जाए, यानी कि हम किसी चीज़ से अटैच हैं उस चीज़ के आधार पर परिणाम ना निकाले बल्कि व्यक्तिक त्रुटि को पनपने ना दिया जाए। अध्ययन के उद्देश्यों को पहले से ही सावधानी पूर्वक परिभाषित कर लिया जाए एवं स्वाभाविक तथ्य व तथ्य जैसा कि है और तथ्य जैसा कि होना चाहिए में स्पष्ट भेद कर लेना चाहिए, यानी कि वो कहीं दूसरे व्यक्ति के साथ भावनात्मक तौर पर जुड़ना नहीं चाहिए। जो भी तथ्य हैं एक घटना का अध्ययन करते समय जो भी सामाजिक तथ्य है उनका वही स्वरूप जो है दिखना चाहिए जो कि है। दुर्खिम समाजशास्त्र के अध्ययन जो है वस्तु सामाजिक तथ्य है, इसलिए जो अतः सामाजिक तथ्यों का वैज्ञानिक विधि या पद्धति से अध्ययन करना चाहिए। दुर्खिम जो है उन्होंने ये भी कहा है कि सामाजिक तथ्य वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण समय समय पर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने अपनी जो पुस्तक है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड के जो सेकंड पार्ट है उसमें सामाजिक तथ्यों के निरीक्षण के कुछ विशेष नियम भी बताए हैं। दुर्खिम का ये कहना है कि व्यक्ति एक संयुक्त परिवार व्यवस्था में रहता है। इस प्रकार की व्यवस्था के प्रति एक विशेष धारणा या विचार अपने मन में विकसित कर लेता है। जैसे ये वह सोच सकता है संयुक्त परिवार एक बुरी वस्तु है, इसी धारणा या विचार या अनुमान को वास्तविक तथ्य समझ लेता है और संयुक्त परिवार की व्याख्या करता है। स्पष्ट है कि उसकी ये व्याख्या वास्तविक तथ्यों पर नहीं बल्कि उसका कुछ अनुमान या विचारों पर आधारित है। तो दुर्खिम यही कहते हैं कि इस आधार पर जो भी निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो वस्तुनिष्ठ कदापि नहीं हो सकते, यानी कि वो दूसरे व्यक्ति से प्रभावित है या अपने विचारों से प्रभावित है। इसीगत पद्धति शास्त्र का अनुसरण अन्य सभी प्रकार के विज्ञानों में जिनमें समाजशास्त्र भी सम्मिलित है बहुत दिनों से होता आ रहा है। तो जिस चीज़ को उन्होंने डिनाई किया है, मना किया है। फिर है सामाजिक तथ्य होते क्या हैं। सामाजिक तथ्य को वस्तु के समान जो दुर्खिम हैं वो एक स्वतंत्र विशिष्ट विज्ञान के प्रतिष्ठित करना चाहते थे समाजशास्त्र को, और उनका जो अध्ययन क्षेत्र है वो भी बहुत ही सुनिश्चित और स्पष्ट था। समाजशास्त्र अध्ययन वस्तु सामाजिक तथ्यों को मानते थे। सामाजिक तथ्य को समझने के लिए जो दुर्खिम थे उनका ये कहना था कि सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं के समान समझना चाहिए, और दुर्खिम ने वस्तु शब्द का 4 पृथक पृथक अर्थों में प्रयोग किया है। अब उसको किस तरीके से, सामाजिक तथ्य एक ऐसी वस्तु है जिसमें कुछ विशेष गुण होते हैं जो बाहरी तौर पर देखा जा सकता है। दूसरा है यह केवल अनुभव के द्वारा ही जाना जा सकता है, यानी कि जो सामाजिक तथ्य है वो सिर्फ केवल अनुभव के द्वारा ही जाना जा सकता है। सामाजिक तथ्य
का अस्तित्व मनुष्य पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता। फिर फोर्थ पॉइंट है, सामाजिक तथ्य एक ऐसी वस्तु है जिसको केवल बाहरी तौर पर देखा ही जाना जा सकता है। वस्तु का प्रयोग अलग अलग अर्थ में हो सकता है। सामाजिक तथ्य वस्तु के समान, इस कारण सामाजिक तथ्यों का अर्थ भी बदल सकता है। कोई भी सामाजिक तथ्य स्थिर या धारणा वाला नहीं होता, बल्कि गतिशील होता है। उसमें बदलाव जो है वो आते रहते हैं, वो समय समय पर बदलती रहती है। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य के लिए जो डेफिनेशन दी है, उनका ये कहना है कि सामाजिक तथ्य व्यवहार, अनुभव या क्रिया का वह पक्ष है जिसका निरीक्षण वस्तुनिष्ठ रूप से संभव है और जो व्यक्ति को एक विशेष ढंग से व्यवहार करने को बाध्य करता है। फॉर एग्जाम्पल, ईश्वर को सामाजिक तथ्य नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसका वास्तविक जो निरीक्षण है वो नहीं किया जा सकता। ऐसे ही मन सोचा गया कोई विचार भी सामाजिक तथ्य की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि उसका कोई बाह्य रूप प्रकट नहीं होता। लेकिन किसी विद्वान के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत व नियम या ईश्वर से संबंधित पूजा, प्रार्थना, आराधना आदि जो है वो सामाजिक तथ्य कहे जाएंगे, क्योंकि उसका वास्तविक निरीक्षण संभव है। इस अर्थ में भाषा, लोक कथाएं, धार्मिक विश्वास व क्रियाएं, व्यावसायिक नियम, नैतिक नियम आदि सामाजिक तथ्यों के अनुपम उदाहरण है। सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा, द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, सामाजिक तथ्यों के विश्लेषण पर आधारित होती है। ये विचार, धारणाएं और भावनाएं सबके द्वारा मान्य होती है। इस कारण से ये सामूहिक रूप से समस्त समूह का प्रतिनिधित्व करती है। इन विचारों, धारणाओं, भावनाओं का निर्माण सामाजिक चेतना से होता है। सामाजिक चेतना का निर्माण व्यक्तिगत चेतनाओं की अंतःक्रिया और उनके पारस्परिक प्रभाव के फलस्वरूप होता है। इससे जो सामूहिक विचार, धारणाएं और भावनाएं उत्पन्न होती है, उसे सामूहिक प्रतिनिधित्व कहते हैं। अब हम इसको किस आधार पर जो है जान सकते हैं। प्रत्येक समाज में समानता, विभिन्नता दोनों पाई जाती है। ये सच है कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं और इन विभिन्नताओं के होते हुए भी सामाजिक प्राणियों के समान विचार, धारणाएं तथा भावनाएं होती हैं। और इसी प्रकार से समानता जो है वो समानताओं के आधार पर समाज इस प्रकार के कुछ विचार, धारणा और भावनाएं उत्पन्न हो जाती है जिन्हें कि समाज को अधिकतर लोग जो हैं वो मानते हैं, जिनके प्रति जनता में आदर की भावना होती है। सामाजिक अंतःक्रियाओं के दौरान में या व्यक्तिगत चेतना का पारस्परिक प्रभावों के फलस्वरूप जो विचार, भावनाएं और धारणाएं जो सामाजिक जीवन में जड़ पकड़ती जाती है, सामाजिक प्रतीकों का जो रूप है वो ले लेती हैं। ये प्रतीक अधिकतर व्यक्तियों के द्वारा मान्य होते हैं। इस कारण वे सामूहिक रूप से सामाजिक जीवन के पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे राष्ट्रीय झंडा हो गया हमारे राजनीतिक जीवन का प्रतीक, धार्मिक पुस्तकें हमारे धार्मिक जीवन के, ऐसे ही किसी नेतागण सामूहिक रूप से जनता की भावना के प्रतीक होते हैं और इन्हीं को दुर्खिम ने सामूहिक प्रतिनिधित्व का नाम दिया है। फिर सामूहिक प्रतिनिधित्व जो है सामूहिक चेतना या जनमत नहीं है, बल्कि उसके प्रतीक है। जैसे कि भीड़ में व्यक्ति के व्यवहार को हम ले सकते हैं। भीड़ में एक मानसिक एकता होती है जिसके कारण सभी सदस्यों के विचार और संवेग एक प्रकार के होते हैं और सभी भीड़ के कार्य से प्रभावित होते हैं तथा उसी के अनुसार जोश, अहिंसा, अनैतिक कार्य सब कुछ करते हैं और व्यक्ति के ही विरोध कर सकते हैं। अच्छा, फिर है आप सामूहिक प्रतिनिधित्व की कुछ विशेषताएं होती हैं। ये सारे समाज में फैला होता है। दूसरा, इसके ऊपर एक नियंत्रणात्मक प्रभाव होता है। सामाजिक जीवन में सामूहिक प्रतिनिधित्व के महत्वपूर्ण कुछ कार्य हैं। संघर्षों से बचाने के अतिरिक्त सामाजिक एकता और संगठन में तथा सामाजिकरण की प्रक्रिया में सहायता करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे की शिक्षा माता पिता, शिक्षक आदि के से सामूहिक प्रतिनिधित्व के कारण ही संभव होती है।
इन सब लोगों का निरंतर दबाव बच्चे के ऊपर शिक्षा प्राप्त करने के संबंध में पड़ता रहता है और सामूहिक दबाव के कारण ही बच्चे की शिक्षा उचित दिशा में नियंत्रित होती है। इनके बिना सामाजिक और व्यक्तिगत व्यवहारों का संगठन और नियंत्रण कदापि संभव नहीं है। अब हम जानेंगे सामाजिक तथ्यों का अध्ययन कैसे करें। हाउ टू स्टडी द सोशल फैक्ट्स। दुर्कहेम समाजशास्त्र को एक यथार्थ, प्रत्यक्ष तथा वास्तविक विज्ञान की कोटि में लाना चाहते थे। तो उनका जो है वो किस तरीके से जो है उन्होंने प्रस्तुत किया है कि सामाजिक तथ्यों को वस्तु माना जाए। सोशल फैक्ट्स भी कंसिडर्ड एज थिंग्स। सामाजिक तथ्यों का अध्ययन भौतिक तथ्यों की तरह से ही होना चाहिए, क्योंकि तभी हम उस दिशा में समाज या सामाजिक तथ्यों की वास्तविकता को समझ सकेंगे। सेकंड है सभी पूर्व धारणाओं का उन्मूलन, रिडक्शन ऑफ ऑल दी प्री कॉन्सेप्शन। दुर्कहेम के अनुसार सामाजिक तथ्यों का वस्तुओं के समान निरीक्षण करते समय एक वैज्ञानिक को अपने मस्तिष्क में विद्यमान सभी पूर्व धारणाओं का परित्याग कर देना चाहिए। थर्ड है कुछ सामान्य बाहरी विशेषताओं द्वारा पूर्व परिभाषित घटनाओं का समूह, अ ग्रुप ऑफ फिनोमिना डिफाइंड इन एडवांस बाय सर्टेन कॉमन एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। दुर्कहेम के शब्दों में उनका ये मानना है कि प्रत्येक समाजशास्त्रीय अध्ययन की विषय सामग्री में कुछ सामान्य बाहरी विशेषताओं द्वारा पूर्व परिभाषित घटनाओं का समूह होना चाहिए और इस प्रकार ये परिभाषित सभी घटनाएं एक समूह में सम्मिलित की जानी चाहिए। फोर्थ है सामाजिक तथ्यों की व्यक्तिक अभिव्यक्तियों से स्वतंत्रता, अनुसंधान, इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल मैनिफेस्टेशन ऑफ सोशल फैक्ट्स। दुर्कहेम का मानना है कि समाजशास्त्री सामाजिक तथ्यों की किसी व्यवस्था को अनुसंधान के लिए स्वीकार करे तो उसका यह प्रयास होना चाहिए कि वह उन पर ऐसे पहलू से भी विचार करे जो कि उनकी व्यक्तिक अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र हो। फिर है सामाजिक तथ्य। ये दुर्कहेम ने जो सामाजिक तथ्यों की संबद्धता और विघटनकारी को दो वर्गों में विभाजित किया है, सामान्य तथ्य और व्यादकीय तथ्य। इसको समझने के लिए पहले हम इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं। यह इसको मैं बताती हूँ कि जिस प्रकार हमारे शरीर में हमेशा बीमारी बनी रहती है और सामान्य स्तर पर मनुष्य इनकी चिंता नहीं करता, जैसे फॉर एग्जांपल कभी खांसी हो गई, जुकाम हो गया, तो एक कॉमन बीमारीज होती है जो हमारे शरीर में लगातार बनी रहती है, उसके लिए इंसान चिंता नहीं करता, उन्हें लगता है कि नहीं ये चीज़ें होती रहती, तो ये उनके लिए सामान्य होती है। वस्तुतः चिंता कब करता है? जब स्थिति असामान्य हो जाती है। उसी प्रकार समाज में कुछ बीमारियां जैसे अपराध, चोरी, डकैती, अपहरण, बलात्कार आदि होने के बावजूद सामाजिक व्यवस्था की जो स्थिति है वो तब तक बनी रहती है जब तक कि बीमारियां सामान्य स्तर तक की होती हैं। लेकिन जब ये सामान्य स्तर से ऊपर चली जाती हैं तो ये व्याधिकीय तथ्य का रूप धारण कर लेती है। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। सामान्य सामाजिक तथ्य है वे हैं जो समाज की यथास्थिति को बनाए रखते हैं और इनमें व्याधिकीय तत्व सामान्य दर में होते हैं, परंतु जब ये व्याधिकीय तत्व अत्यधिक व्यापक हो जाते हैं जिससे समाज का सामान्य जीवन रुक सा जाता है तो ऐसे तथ्य व्याधिकीय तथ्य या असामान्य सामाजिक तथ्य होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आत्महत्या एक सामान्य सामाजिक तथ्य है, लेकिन जो है आत्महत्या दर में अचानक से वृद्धि होना इसे व्याधिकीय तथ्य बना देती है। यही कारण है कि 19वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप में हुई आत्महत्या दर में वृद्धि ने दुर्कहेम को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया और उन्होंने इसको अपना अध्ययन का महत्वपूर्ण विषय समझा। अब है समाज में श्रम विभाजन, डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी। इमाइल दुर्कहेम ने अपनी पुस्तक डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी में आदिम समाज के किस प्रकार धीरे धीरे आधुनिक समाज में परिवर्तित हो रहा है उसमें दो पार्ट्स में डिवाइड किया, अविभेदीकृत और विभेदीकृत श्रेणियों में रखा है। अविभेदीकृत समाज यांत्रिक समाज है और विभेदीकृत समाज सावयवी समाज है। चलिए अब हम जानेंगे कि यांत्रिक सुदृढ़ता यानी कि यांत्रिक एकता, सावयवी सुदृढ़ता यानी कि सावयवी एकता। यांत्रिक सुदृढ़ता मैकेनिकल सॉलिडरिटी, सावयवी सुदृढ़ता ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी।
यांत्रिक सुदृढ़ता, जब लोग जनमत, धर्म, परंपरा और राजा के दबाव से आंख मूंद कर समाज के साथ यंत्रवत सोचता, काम करता और आदेशों का पालन करता है तो उसे यांत्रिक समाज कहते हैं। स्वाभाविक समाज में क्या होता है, आधुनिक समाज में श्रम विभाजन और विशेषीकरण होते हुए भी व्यक्ति और व्यक्ति में, व्यक्ति और समूह में, समूह और समूह में एक पारस्परिक निर्भरता एवं एकता है। यही स्वाभाविक एकता है। यांत्रिक समाज अविकसित या आदिम समाज है। स्वाभाविक समाज जो है वो विकसित तथा जटिल समाज है। यांत्रिक समाज श्रम विभाजन नाम मात्र जैसे उम्र और लिंग के आधार पर होते हैं। श्रम और स्वाभाविक जो समाज है, स्वाभाविक समाज में श्रम विभाजन होने के साथ साथ इनमें अत्यधिक निर्भरता होती है। ये आपस में काम तो इनका बटा हुआ होता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। फिर यांत्रिक समाज में गोत्रों पर, जो यांत्रिक समाज के समाज है वो गोत्रों पर आधारित होते हैं और अविकसित समाजों में बहुलता पाई जाती है। फिर स्वाभाविक समाज में नगरीकरण में वृद्धि तथा जाति, धर्म आदि का लुप्त होना, ये बहुत ही आम बात है, कॉमन चीज़ है। यांत्रिक समाज, इसमें संगठन छोटे आकार के तथा अन्यायश्रित की कमी होती है। इसका रीज़न ये है कि ऐसे संगठन छोटे आकार के होते हैं, आसपास जो लोग रहते हैं वही जुड़े होते हैं। अन्याय आश्रित की कमी इसलिए होती है क्योंकि ये एक ऐसे समाज होता है जिसमें शायद ही कोई प्रभाव दूसरे समाज में लक्षित होता हो। इनके पास सभी चीज़ें होती है और कोई चीज़ अगर इन्हें चाहिए होती है तो ये उसे खुद जो है अरेंज कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को अगर लकड़ी चाहिए जलाने के लिए तो वो खुद जाकर जो है वन से लेकर आ सकता है। अगर उसे फल चाहिए तो वो स्वयं जाकर लेके आ सकता है। तो वह अपने तक, उसे दूसरे व्यक्ति के साथ जुड़ने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन स्वाभाविक जो एकता है, वहाँ पर बड़े संगठन तथा अन्यायश्रित की वृद्धि, बड़े बड़े संगठन होते हैं और एक दूसरे पर आश्रित होना पड़ता है। फिर यांत्रिक समाज, जनसंख्या के नैतिक तथा भौतिक घनत्व में कमी होती है। जनसंख्या कम होती है, वहाँ का नैतिक घनत्व भी कम होता है। स्वाभाविक समाज में जनसंख्या का नैतिक तथा भौतिक घनत्व अधिक होता है और इसका एक कारण ये भी है कि यांत्रिक समाज से लोग भाग भाग कर सुविधाओं की प्राप्ति के लिए स्वाभाविक समाज में कहीं ना कहीं जुड़ते जा रहे हैं, जिसके कारण नगरीकरण, औद्योगिकरण, इसको बढ़ावा बहुत अधिक मिल रहा है। फिर यांत्रिक समाज सामूहिक चेतना द्वारा समाज का नियंत्रण और संचालन तथा दमनकारी कानून जो है इसमें अपनाया जाता है। जो राजा कह देता है या जो समाज समूह द्वारा कह देता है, उस चीज़ को उन्हें मानना पड़ता है। जबकि स्वाभाविक एकता में प्रतिकारी कानून द्वारा व्यक्ति की हानि को पूरा करना है जो उससे अनुचित रूप से छीन लिया गया हो। इसमें पुलिस और न्यायालय, इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो दी जाती हैं। फिर अब हम जानेंगे सामूहिक चेतना। सामूहिक चेतना होता क्या है? सामूहिक चेतना जो है, इसमें दुर्खिम ने सर्वप्रथम सामूहिक चेतना जो है वो टॉयलर से, जो टॉयलर की जो बुक थी कॉन्सेंसस, सर्वसम्मति से ली गई है। दुर्खिम ने इसमें सामूहिक चेतना के बारे में ये कहा है कि सामूहिक चेतना ये विश्वास और संवेग है जो समाज के औसत सदस्यों में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यह लोगों का विश्वास है कि निर्बल की मदद करनी चाहिए तथा गरीबों को यातनाएं नहीं देनी चाहिए। विश्वासों की ही तरह लोगों के संवेग भी होते हैं। संवेग भावनाओं, विचारों तथा मुहावरों से परिपूर्ण होते हैं। ये संवेग व्यक्ति तथा वस्तु दोनों के प्रति होते हैं। ये वैसे तो नहीं दिखते, प्रतीकों के रूप में सामने आते हैं। अब सामूहिक चेतना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? सामूहिक चेतना वास्तविक होता है। दुर्खिम का मानना है कि सामूहिक चेतना विश्वास और संवेग में निहित होता है जो प्रतीक के रूप में हमारे सामने आता है, लेकिन समाज में इन विश्वासों, संवेगों, मूल्यों आदि को संस्थाओं के रूप में रखा जाता है।
उदाहरण के लिए जैसे विजयदशमी का त्यौहार इस विश्वास और संवेग को प्रतिनिधित्व देता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। ये विश्वास मूल रूप से इस त्यौहार में देखा जा सकता है। दूसरा है सामूहिक चेतना, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। पीढ़ी दर पीढ़ी जो है सामाजिकरण के माध्यम से हस्तांतरित होती है। दुर्किम का कहना है कि सामूहिक चेतना में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन होता है लेकिन सतही स्तर पर। समाज में लोग तो आते जाते रहे लेकिन सामूहिक चेतना ज्यों की त्यों बरकरार रहती है। तीसरा है व्यक्ति की दो चेतनाओं में एक सामूहिक चेतना है। दुर्खिम का ये कहना है कि व्यक्ति के अंदर दो प्रकार की चेतनाएं होती हैं। एक तो होती है उसकी पहली खुद की निजी और दूसरी होती है सामूहिक चेतना। पहली जो खुद की निजी होती है उसमें आता है जो उसकी पसंद नापसंद, उसके सोच समझ, उसके तरीके। और जो सामाजिक चेतना जो है सामूहिक चेतना क्या है? सामूहिक चेतना ये होती है जिसमें सामाजिक चेतना व्यक्ति विशेष के अंदर इस कदर घर कर जाती है कि वे इसकी उपस्थिति पर तर्क करना या प्रश्न चिन्ह लगाना उचित नहीं समझता। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गाय का दूध क्यों पवित्र है, सूअर क्यों अपवित्र है, इस पर वे तर्क नहीं करता। सामाजिक चेतना किसी प्रकार का उल्लंघन पूरे समाज पर आघात समझा जाता है। फोर्थ है सामूहिक चेतना की पकड़ सभी समाजों में समान नहीं होती। यांत्रिक समाजों में सामूहिक चेतना अधिक शक्तिशाली होती है क्योंकि वहाँ पर प्रेशराइज होता है जो उनके राजा हुए या जो उनका समाज हुआ। तो समाजों में इसकी शक्ति जो बाकी के अन्य साविवी समाज है उसमें इसकी शक्ति जो है वो नाम मात्र होती है। तो यही आपकी जो है सामूहिक चेतना होती है। समाज में कानून की प्रकृति सामूहिक होती है। विवादों का निपटारा या फिर दंड प्रक्रिया का निर्धारण जो है सामूहिक चेतना के आधार पर किया जाता है। यहाँ पर ये दमनकारी होते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ पर जिस समाज में अपराध सामूहिक चेतना या इच्छा के विरुद्ध कार्य समझे जाते हैं अतः दंड उन्हें दिया जाता है। ये आज की कक्षा में पढ़ाए गए विषय से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो आप अपनी कॉपी में करेंगे, नोटबुक में नोट डाउन करेंगे और इनके आंसर सर्च करके स्वयं लिखेंगे। मैं आशा करती हूँ आपको आज की कक्षा बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।